नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के फिजिक्स के पहले अध्याय, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। उसके सारे ऑब्जेक्टिव को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर जो होगा कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन आपको कवर कर लिया जाएगा। तो आप लोग बड़ी संयमता से बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की। और पहला सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है कि दाढ़ी बनाने में पूछा जा रहा है इसमें कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि दाढ़ी बनाने के दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि इसमें कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी एफ बराबर r/2 यहाँ पे आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इसमें आपका पूछा जा रहा है नंबर तीसरा सवाल, और काफी दमदार सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उनके बीच कौन सा संबंध होगा। तो तीसरे सवाल का जो आंसर है ये आपका ए नंबर है, f बराबर r/2 है। यानी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल में आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इसमें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो आप लोगों को मालूम होगा कि एफ से यानी फोकस से होकर गुजरती है किरण। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही और जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका पांचवा सवाल पूछा जा रहा है और काफी इजी सवाल है। पूछा जा रहा है इसमें कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा। तो आप लोगों को तो इसका सीधा जवाब होगा कि बराबर प्रतिबिंब जो बनता है वो समतल दर्पण में बनता है। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका दिया गया है यहाँ पे कि पूछा जा रहा है आपके छठे सवाल में कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ये बिल्कुल लॉलीपॉप वाला जो सवाल है ना वो दे दिया है इसमें। तो चलिए इसमें आप जानते हो कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो लगे हाथ 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां सवाल आपका फिर एक बार इजी सवाल है। पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो किस उपकरण से, तो प्रिज्म से संभव होता है। ये तो काफी आसान सा सवाल दे दिया था। चलिए बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। 8वें सवाल में भी इजी है। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आधी वाला ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी 25 सेंटीमीटर आपका सही, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है एफ बराबर r/2। तो आर का मान यहाँ पे आपका 50 दिया गया है और बटा 2 करना है, तो 50 का आधा 25 सही हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका पूछ कि इसमें नौवां सवाल कि 1 मीटर दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, और ये काफी बार परीक्षा में जो है पूछा गया है। तो 1 मीटर फोकस दूरी की लेंस क्षमता जो होती है वो ऑप्शन नंबर बी 1 डायोप्टर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल से बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल आपका भी काफी इजी सा सवाल है। ये पूछा जा रहा है इसमें कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 11वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम किसमें होता है ये पूछा जा रहा है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए बढ़ते हैं लगे हाथ अगले सवाल की ओर। 12वां सवाल भी काफी आसान सा सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है, यानी उपयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर होता है जानते हैं कि 12वें नंबर सवाल में मिट्टी को कभी लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल से बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल आपका 13वां नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चलिए तो इसी के साथ हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है पूछा जा रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? और काफी आसान सवाल है ये, हम लोग जानते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यहाँ पे, मैं इसे टिक कर लूं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो दिया गया है, उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ता हूं मैं। इसमें भी पूछा जा रहा है, कैलकुलेशन वाला सवाल है। इसमें भी पूछा जा रहा है कि 4D क्षमता वाले यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो 25 सेंटीमीटर कर लेंगे हमें टिक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 16वां नंबर काफी इजी सा सवाल है। इसमें भी पूछा जा रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर जो दिया गया है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्षमता जो होता है +2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे, इसे हम लोग सही कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर है, +2 डायोप्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा जा रहा है इसमें 17वां नंबर सवाल कि किस दर्पण से वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण से बनता है वस्तु का एक बड़ा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्योंकि सवाल पूछा गया है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से जो होता है हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए सवालों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें को तेजी से निपटने का प्रयास करेंगे। और 18वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो हम लोग इसको पहले से जानते हैं कि 30 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला सवाल आप देखते हैं। और इसमें भी पूछा जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो पता है कि प्रकाश के परावर्तन के भी जो होते हैं वो 2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए लगे हाथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में भी पूछा जा रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक यानी आप हट जाइएगा तो प्रतिबिंब भी खत्म हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी किधर मुड़ती है? तो अभिलंब के निकट मुड़ती है, हमको मालूम है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है कि किस दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर, यानी किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। तो संभवतः वह दर्पण कौन सा है पूछा जा रहा है। तो दर्पण कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी या तो समतल या उत्तल हो सकता है। चलिए लगे हाथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका दिया गया है 23वां नंबर सवाल पूछा जा रहा है और ये काफी बार बोर्ड परीक्षाओं में दोहराया भी गया है, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है फोटोग्राफिक कैमरा का भी दृश्यक होता है तो वो उत्तल लेंस होता है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में हम लोगों को तो पहले से ही मालूम है, क्योंकि गाड़ी लोग तो आप खूब रौनते होंगे ना। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण जो होता है वो प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल से बिल्कुल सही जवाब है। चलिए
तो बढ़ते हैं हम लोग 25वें सवाल की ओर। 25वां सवाल में भी काफी आसान सा सवाल पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछी जा रही है इस बार। तो वक्रता त्रिज्या है, यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो वक्रता त्रिज्या पूछी जा रही है। तो यह आपका 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है, अगला सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान होता है। तो चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और ध्यान से देखने के बाद आप लोगों को मालूम चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा साइन आई बटा साइन आर, ये हमारा सही आंसर है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 27वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो अभिलंब के बीच और निर्गत किरण के बीच के कोण को जो रहता है हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। और अगला सवाल देखते हैं 28वां नंबर। इसमें भी बड़ी दमदार सा सवाल है ये। इसमें पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आवर्धन बराबर जो होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि V बाई यू। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं 29वें सवाल की ओर। माफ कीजिएगा, थोड़ा काउंटिंग में दिक्कत हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं 29वें सवाल में। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसमें ज्यादा हम लोग समय नहीं गवाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 30वां सवाल, ये भी काफी पूछा हुआ सवाल है और काफी आसान सा सवाल भी है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग इसको पीछे भी पढ़ चुके हैं कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है 31वें नंबर सवाल। पूछा जा रहा है इनमें एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस जो होता है किस प्रकार का होता है। तो उत्तल लेंस तो हम लोग जानते हैं किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 32वें नंबर सवाल में भी पूछा जा रहा है, काफी आसान सा सवाल है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है 33वें नंबर सवाल में। आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो इसलिए छोटा कर लिया थोड़ा सा आकार। 33वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है इसमें कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति जो होती है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं लगे हाथ। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के फोकस दूरियां जो है -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा होगा। तो दर्पण तथा लेंस जो संभवतः होगा दोनों अवतल होगा। ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है कि थोड़ा समय चलिए परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है पूछा जा रहा है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो क्या इसको टिक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, हम लोग इसको पहले से भी जानते ही होंगे। चलिए तो 2 ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ पे टिक कर लेते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे हम लोगों को कि 37वें नंबर सवाल में कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी प्रकाश की किरणें किस में गमन करती है। तो 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, और हम लोग को पता है कि हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है प्रकाश की किरण। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्योंकि पूरा जो है सभी ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में देखना है हमको। चलिए
अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? हम लोगों को पता है कि अवतल होता है, अवतल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो हम लोगों को मालूम होगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में पूछा जा रहा है और काफी आसान सा सवाल है। चलिए पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो हम लोगों को मालूम है कि प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, तो हम लोग आसानी से इसको टिक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में, प्रकाश का अपवर्तन में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब यह किधर मुड़ती है? तो हम लोग को मालूम है कि मूर्ति वगैरह ये जो है अभिलंब की ओर है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो हम लोग इसे ही टिक कर लेंगे। चलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दो माध्यम माफ कीजिएगा, सवाल है जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तब वह किधर मुड़ती है? तो हम लोग को मालूम है कि वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका दिया गया है कि बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है कि बाल्टी से, फिर एक बार माफ कीजिएगा क्योंकि बाल्टी से नहीं भरा जाता है बल्कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पूछा जा रहा है कि किस कारण जो है कम मालूम पड़ता है? तो हम लोगों को मालूम है कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण कम मालूम पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है। हाँ, इस सवाल को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा इस सवाल को, क्योंकि अभी एक डायलॉग फेमस है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या? फ्लावर नहीं फायर है मैं। चलिए किसी भी सवाल को छोटा मत समझिएगा, बोर्ड परीक्षा में काफी बार दोहराया गया है सवालों को। चलिए अगला सवाल बोला जा रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, यानी 44वें नंबर में पूछा जा रहा है कि अपवर्तन होता है यानी किस परिवर्तन के कारण? हम लोग को मालूम है कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है, 45वां नंबर सवाल है हमको कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन कोण बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल से सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह किधर मुड़ जाती है? यानी 46वां नंबर और ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, जरा इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग कि पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह किधर मुड़ जाती है? तो हम लोगों को मालूम है कि वह प्रिज्म की ओर मुड़ जाती है, तो प्रिज्म के आधार की ओर, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 को टिक कर लेंगे। इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो है पूरे आपके जो चैप्टर हैं प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन यानी फिजिक्स का जो आपका चैप्टर दिया गया है, पहला चैप्टर कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके सारे ऑब्जेक्टिव को हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि इस वीडियो का में जितने भी सवाल बनाए गए उसको आप दोबारा हो सके तो देख लीजिए, और हाँ आप लोग अगर वीडियो का पॉज करके लिखे होंगे तो वो ठीक है, अगर नहीं लिख पाए हैं तो इसका जो लिंक होगा पीडीएफ का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके लगे हाथ अगर आप लोग को फुर्सत है थोड़ा सा तो कॉपी में लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख के फिर से एक बार वीडियो को चला के आप लोग टिक कर लीजिएगा। इससे आपके जो याद करने की क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी और काफी लंबे समय तक आपको याद रहेगा सारे सवाल। और हाँ एक बात, लाइक शेयर तो मैं
लाइक और सब्सक्राइब वो तो मैं आपको कहूँगा नहीं, क्योंकि शायद अच्छा लगा होगा तो आप लोग कर लीजिएगा खुद। और कोई परेशानी वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स उसी लिए बनाया गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर डालिएगा। अगर कोई परेशानी हो या बढ़िया लगा हो वीडियो तब डालिएगा। अगर चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, खास करके उन्हें जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।